Assalamu alaikum dear readers. Welcome to Romantic Novels by Shahar. केस नंबर 17। अनायशा उस शख्स की अपनायत पर लम्स को महसूस तो कर सकती थी, मगर उसके पीछे मौजूद जज्बात को नहीं देख पा रही थी। मैं खुद को इस वसी और इस रियासत का सरदार समझता हूँ, सरदार नहीं। जाकवान ने उसकी आंखों में आंखें डालते उसके कुछ देर पहले के पूछे सवालात के जवाब देने चाहे थे। अनायशा ज़्यादा देर उसकी मकनातीसी आंखों में नहीं देख पाई थी। वो उसके जिस कदर करीब था कि वो तकरीबन उसके सीने पे मौजूद थी। जागवान की गर्म सांसों से उसे अपनी पेशानी झलती हुई महसूस हो रही थी। और आपकी यहाँ सरदारनी अनायशा जागवान जतोई हैं। मैंने नीचे जो गुस्ताखी की वो काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं थी, मगर आपकी गुस्ताखी के जवाब में गुस्से में आके मैंने जो हरकत की उसके लिए मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा और अपनी सज़ा ख़ुद तजवीज़ भी करूँगा। जाकवान उसकी जानिब देखता आगे को झुका था और टेबल पे रखे कांच के गिलास पर पूरी कुव्वत से हाथ मारते उसे चकनाचूर करने के साथ साथ वो अपने हाथ को भी लहूलुहान कर गया था। जाकवान का पूरा हाथ पूरी तरह जख्मी हो चुका था। वही हाथ जो उसने अनायशा पर गुस्से में उठाया था। उस हाथ की इससे बेहतर सज़ा कोई नहीं लगी थी। कांच के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े जाकवान के हाथ में घुस चुके थे। अनायशा होंठों पे दोनों हाथ जमाए हक्का बक्का सी उसका ये जनूनी अंदाज देख रही थी। इतना गुस्सा तो जाकवान के खुद पर हाथ उठाने पर उससे नहीं आया था, जितना गुस्सा जाकवान को खुद पे था। अपने हाथ को इस पूरी तरह जख्मी कर देने के बाद भी जाकवान के चेहरे पर तकलीफ के ज़रा से भी आसार नहीं थे, जबकि अनायशा उसकी तकलीफ देख तड़प उठी थी। ये क्या किया है आपने? आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? ऐसा कौन करता है भला खुद के साथ? अनायशा आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसे देखती उसका हाथ थाम गई थी। वो इस वक्त जाकवान की तकलीफ देख जैसे अपना आपा खो चुकी थी। वो भूल चुकी थी कि जाकवान जतोई के सामने उसने अपनी फीलिंग्स को कभी वासिया नहीं होने देना था। इस वक्त उसे अगर याद था तो सिर्फ ये कि जाकवान जतोई तकलीफ में था। अनायशा उसका हिसार तोड़ कर उठी थी और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती उसके जख्म साफ करने लगी थी। चोट सागवान को लगी थी, मगर तकलीफ के आसार अनायशा के चेहरे पे थे। जागवान को अपनी सरदारनी की इस दीवानगी का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। वो खामोश बैठा पुरसकून सा अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मंजर देखे गया था, जहाँ उसकी सरदारनी उसके लिए रो रही थी। वो अपनी सरदारनी की आंखों में अगर आंसू देखना चाहता तो वो भी सिर्फ अपने लिए, और आज उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो रही थी। अनायशा बहुत अजियत के ज़ेर असर कांच निकाल कर उसका जख्म साफ करती वापस उसकी जानिब पलटी थी और बिना किसी बात का ख्याल किए वो उसके सीने से शर्ट को मुट्ठियों में भींचते गुस्से से उसके करीब हुई थी। जाकवान जतोई, तुम आखिर हो क्या? क्यों नफरत नहीं करने देते खुद से? जब मैं तुमसे दूर जाने तुमसे नफरत करने की कोशिश करती हूँ, क्यों ऐसा कोई अमल करके मेरी उस नफरत की दीवार तोड़ देते हो? नहीं करना चाहती मैं तुम जैसे संगदिल और बेरहम इंसान से मोहब्बत। जो इंसान दूसरों की मोहब्बत के मामले में इतना जालिम है, वो भला मेरी मोहब्बत में मुझे किस कदर तड़पाएगा। मगर न जाने क्यों तुम्हारे मामले में मेरा बस नहीं चल रहा। अपने दिल पर बहुत बुरे हो तुम। जाकवान जतोई, अनायशा उसके गिरबान को मुट्ठियों में जकड़ते बोलती जाकवान जतोई को मबहूत कर गई थी। जाने अनजाने में वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी। उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। जाकवान इस मुकाम पर अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाया था। वो उसे मज़ीद कुछ बोलने का मौका दिए बगैर उसके बालों में अपने हाथ फंसाए उसे अपनी जानिब खींचता उसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद कर गया था। अनायशा उसके इस अमल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो जी जान से लरज़ उठी थी, मगर आज वो उससे दूर नहीं हुई थी, बल्कि उसके गिरबान पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त किए वो उसके सीने से लगी कपकपा उठी थी। जागवान के लम्स में दीवानगी, तड़प, बेकरारी, गुस्सा और बेपनाह चाहत थी। वो शायद अभी तक अपने आप से भी इकरार नहीं कर पाया था कि ये लड़की उसके लिए कितनी अहम थी। ये उसकी आती जाती सांसों की ज़मानत थी। जागवान अनायशा की कमर में अपना ज़ख्मी हाथ माइल करता उसे अपने साथ लगा गया था। अनायशा आंखें सख्ती से मीचे उसका जनूनियत भरा लम्स बर्दाश्त करती रही थी, जो उसे आज खुद से दूर करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। जागवान जतोई तो न जाने कब तक उन पुरकैफ लम्हों में खोकर अपनी रूह को सैराब करता रहता,
जब अनायशा की बिखरती सांसों ने उसे एहसास दिलाया था कि वो उस नाजुक जान को कुछ ज़्यादा ही मुश्किल में डाल गया था। उसकी नाजुक सी सरदारनी उसके मुंह जो जोर जज्बों का मुकाबला करने के मामले में हद से ज़्यादा नाजुक थी। जाकवान जतोई ने न चाहते हुए भी उसकी गैर खौलत होती हालत को देख उसकी सांसों को आज़ादी बख्श दी थी। अनायशा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, जैसे अभी सारा खून छलक पड़ेगा। वो उसकी खुद पे जमी बेबाक निगाहों का सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए अपनी सांसों को नॉर्मल डगर पिलाने की कोशिश करते वो उसके सीने पे चेहरा छुपा गई थी। जाकवान तो अपनी सरदारनी की खुद में ही छुपने की इस अदा पर कुर्बान जाता उसे अपने सीने में भींच गया था। इस लड़की को मत निकालो हवेली से असजद, और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे इस शफ़ाक फ़ैसले से 2 दिलों के साथ-साथ 2 ज़िंदगियाँ भी उजड़ जाएँगी। अनायशा उसके सीने पे यूँ ही सर टिकाए उसकी गोद में पूरे इस्तेहकाक से जमी बैठी, धीमे नम लहजे में बोली थी, "सरदारनी, मोहब्बत भरे दिलों का दर्द तो वही जान सकता है, जो खुद इस मर्ज़ में मुब्तला हो। इकरार क्यों नहीं कर देती कि खुद को अपने सरदार से मोहब्बत करने से नहीं रोक पाईं? चाहने लगी हैं मुझे। बाकी पूरी दुनिया की तरह आप भी साकवान जतोई से मात खाकर अपने घुटने टेक चुकी हैं। ज़ाकवान ने उसका चेहरा ठोड़ी से थाम कर अपने मुकाबिल किया था, जबकि अनायशा उसके हूबरू दिलकश चेहरे और मकनातीस आंखों की चमक देख अपने दिल की धड़कनें काबू में नहीं रख पाई थी। वो क्या बताती उस मकरूर मगर बेइंतहा वजह इंसान को कि वो उसे कितना चाहने लगी है। उसके नाम के साथ किसी और का नाम भी सुन नहीं सकती। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है सरदार साईं। मैंने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती है हूँ। हारना आपको पड़ेगा मेरे आगे। मैं आपके आगे घुटने नहीं टेकूंगी सरदार साईं। अनायशा ने अपने चेहरे से उसका हाथ हटाना चाहा था, मगर सागवान उसके कैचर की जानिब हाथ बढ़ाता उसके बाल खोल गया था। सरदार ने साईं, अगर मैंने घुटने टेक दिए ना, तो उस दिन आप मुझसे नहीं बच पाएंगी। उस दिन ना तो आपका लरसना काम आएगा, ना ये नज़ाकत, और ना ही ये फूली सांसें। ज़ागवान उसके करीब झुकता, उसके बालों की महक अपनी सांसों में उतारने लगा था, जबकि अनायशा तो एक बार फिर ज़ागवान जतोई को पटड़ी से उतरता देख सटपटा गई थी। वो फौरन उसके करीब से उठी थी, बिना दुपट्टे के नाजुक वजूद पर बिखरी जुल्फ़ें उसके हसीन सरापे को मज़ीद दिलनशीं बना रही थीं। ज़ागवान जतोई ने उसका हुलिया पखेर कर रख दिया था। ज़ागवान की बेबाक निगाहें उस पे टिकी हुई थीं। आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? अनायशा ने उसे सवालिया निगाहों से घूरा था। ये मेरे असूलों के खिलाफ होगा। ज़ागवान अभी भी उसकी बात मानने से इनकारी था। उस शख्स की हठधर्मी देख अनायशा को बहुत गुस्सा आया था। आपके असूल तो लोगों की ज़िंदगियों से बढ़ के हैं क्या? आप मोहब्बत को इतना बुरा क्यों समझते हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ। ज़ागवान जतोई मोहब्बत करने से इसलिए डरता है कि कहीं मोहब्बत उसे कमज़ोर ना कर दे। मगर मेरी एक बात कान खोल के सुन लें, मोहब्बत आपको कमज़ोर नहीं करती, बल्कि मज़ीद मजबूत करती है। मगर आप जैसा अनापरस्त इंसान भला कैसे मोहब्बत कर सकता है, जिसके लिए उसकी सरदारी उसके असूलों से बढ़ के कुछ भी अहम नहीं है। अनायशा गुस्से की कैफियत में बोले जा रही थी, जबकि ज़ाकवान उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ था। ज़ाकवान जदोई ने आज तक जो भी किया है पूरी शिद्दत से किया है, और मेरी मोहब्बत कितनी पावरफुल और जनूनियत भरी है, आप इसका अंदाज़ा कभी नहीं लगा पाएंगी सरदारनी। और जिस दिन इसका अंदाज़ा हो गया, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ज़ाकवान उसकी जानिब दीवाना वार नज़रों से देखता अनायशा को मुंजमद कर गया था। कभी उसे लगता था कि ज़ाकवान जतोई वाकई ही मोहब्बत के मर्ज में मुब्तला है, और कभी उसे मोहब्बत के इस कदर खिलाफ जाता देख उसे अपनी सोच बदलनी पड़ती थी। तो फिर उन दोनों को एक होने क्यों नहीं दे रहे? शहरबानों पे उसके घर वाले जुल्म कर रहे थे, उन लोगों की नीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से शहरबानों को ये कदम उठाना पड़ा। असद भी अपनी मोहब्बत की खातिर ये सब करने पे मजबूर हो गया था, मगर उनकी इस एक गलती को जवाब बनाकर उन दोनों की ज़िंदगियां दांव पे लगाना ठीक नहीं होगा। आपको अपना फ़ैसला बदलना होगा सरदार साईं। मैं अब तक के आपके मोहब्बत के हवाले से किए जाने वाले सारे ज़ालिमाना फ़ैसले सुन चुकी हूँ, मगर अब आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूँगी। अनायशा पुरअज़्म थी। वो 2 मोहब्बत भरे दिलों के मिलाप की खातिर ज़ाकवान जतोई से भी लड़ने को तैयार थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ज़ाकवान जतोई तो पहले ही अपनी सरदारनी के आगे हथियार ढाल चुका है।
आपको ऐसा क्यों लगता है सरदारनी कि मैं आपकी बात मान जाऊँगा? ज़ाकवान अपनी शाल शानों पे दुरुस्त करता, उसे सवालिया निगाहों से घूरते हुए बोला था। अनायशा के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बिना कुछ बोले खामोश सी खड़ी रही थी। उसका अपने सवाल पर यूं एकदम चुप हो जाना सागवान को अच्छा नहीं लगा था। उसे अपनी सरदारनी को उसकी अहमियत से आगाह करना था। सरदारनी अनायशा सागवान जतोई, आपके कहे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सरदार सागवान जतोई के आगे में असलियत और उसकी मोहब्बत पर एतराज़ सिर्फ दो कबीलों के बीच बनने वाली नई दुश्मनी की वजह से कर रहा था, जिसमें हमारे आदमियों का बहुत सा जानी नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, असलियत और शहरबानों की जान को शदीद खतरा हो सकता है। मगर आपकी कही एक बात जाकवान जतोई के सीने में खंजर बनकर पेवस्त हुई है। जिस बात के तसव्वुर से ही जाकवान जतोई को अपनी रूह फना होती महसूस हुई है, वो भला उसे कैसे होने दे सकता है। मैंने असजद और शहरबानों के निकाह का हुक्म दे दिया है। रही बात उन लोगों की, तो असजद और शहरबानों तक पहुंचने से पहले उन लोगों को मुझसे टकराना होगा। जागवान अनायशा को अपनी बातों से पत्थर करता, उसकी पेशानी पे अपने लब रखता वहां से निकल गया था, जबकि अनायशा को अपनी कही बात याद आई थी। असजद ने मोहब्बत की है उस लड़की से, वो भला क्यों छोड़ कर आए उसे मौत के मुंह में। हवेली के हर मर्द को अपनी तरह एहसास से आरी और पत्थर दिल समझ रखा है आपने। खुदा करे आपको भी किसी से शदीद मोहब्बत हो और आपको भी ऐसे ही उसे मौत के मुंह में छोड़ फेंक के आना पड़े। तो मैं आपसे पूछूं, तो क्या सागवान चतोई किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता था कि उसके मुंह से निकली ज़रा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था? और वो हाथ उठ जाने वाला अमल भी बेइख्तियारी में उसी वजह से था, क्योंकि अनायशा ने उसकी मोहब्बत के बारे में गलत बोलकर उसके दिल को चोट पहुंचाई थी। अनायशा बुत बनी खड़ी कितने ही लम्हे इस बारे में सोचे गई थी। तो फिर किससे मोहब्बत करता है सागवान चतोई, और वो भी इतनी शदीद मोहब्बत? अनायशा तेज़ी से अपनी सोचों के ताने बाने बुन रही थी। उसके लिए ये सोच ही बहुत ज़्यादा जानलेवा थी कि ज़ाकवान जतोई किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। जब अचानक किसी एहसास के तहत उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़क उठा था, तो कहीं वो लड़की वो खुद तो नहीं थी। उसे हर वो लम्हा याद आने लगा था जब ज़ाकवान जतोई उसके करीब आया था। ज़ाकवान जतोई के छूने का वालहाना मोहब्बत भरा अंदाज, उसे देखकर आंखों का रोशन हो उठना, उसकी फ़ज़ूल बातों पे अनाबी होठों पे मुस्कुराहट का ठहरना, उसकी हर गुस्ताखी और गलत हरकत को नरमी से दरगुजर करना। ज़ाकवान जतोई का ये मुनफ़रिद अंदाज़ सिर्फ़ उसके लिए मुख़्तस था, वरना बाकी लोगों से बात करते, उन्हें मुख़ातिब करते, ज़ाकवान जतोई का अंदाज़ बहुत अलग होता था, सर्द, महरी और सख्ती लिए। मगर उसके लिए उसके सरदार का एक अलग ही रूप था, जिस पे शबनम अक्सर उसका दयान लाने की कोशिश करती थी, मगर वो कभी समझ ही नहीं पाई थी। लेकिन इस वक्त इस सोच के साथ ही उसका दिल खुशी से झूम उठा था। मगर ये मेरा वहम भी तो हो सकता है ना? उस सरदार को तो वैसे भी धौंस जमाने की आदत है। मगर नहीं, ये धौंस नहीं मोहब्बत है। अल्लाह जी, वो इंतहा का अकड़ू और खड़ूस सरदार है। मैं कैसे पता लगाऊं कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो मैं ही हूँ? अनायशा को जब से इस बात का अदराक हुआ था, खुशी से उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वैसे सरदार सागवान जतोई, तुम इतने भी संगदिल नहीं हो। कुछ ज़्यादा ही बुरा समझ लिया था मैंने तुम्हें। थैंक्स मेरी बात का मान रखने के लिए। अनायशा दीवार पे लगी उसकी फुल साइज दीवार की तस्वीर के सामने आन खड़ी होती धीमे से मुस्कुराई थी और वहाँ रखी चेयर पे चढ़ती। वो उसकी ठोड़ी पे होंठ रखती खुशमगी मुस्कुराहट के साथ उसे देखी गई थी। जो इंसान उस पे हाथ उठाकर इतना पेशमान और खुद पे गुस्सा था कि अपना पूरा हाथ छलनी करके रख दिया था, उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा वो कैसे ना लगा पाती। अनायशा के होंठों से मुस्कुराहट गायब होने का नाम नहीं ले रही थी। साईं, आपने जैसा कहा था वो सब हो चुका है। शहर जाने के सारे इंतज़ामात भी हो चुके हैं। अभी आधे घंटे में हमें निकलना होगा। दिलशेर दोनों हाथ बांधे साकवान चतोई के करीब आन खड़ा हुआ था। साकवान, आप दोनों एक साथ यूं मत जाएं। आप दोनों की जान को खतरा हो सकता है। हान कबीले वाले ऐसे ही किसी मौका की तलाश में हैं। उन्हें आप लोगों के जाने की खबर मिल चुकी होगी। वो कुछ भी कर सकते हैं। जागवान के चचा अंदर आते उनकी बात सुन चुके थे, इसलिए उन्हें रोकना चाहा था। चचा साईं, जिस जगह और जिस मुकर्रर वक़्त में हमारी मौत लिखी है,
उसे आने से कोई नहीं टाल सकता। और सरदार सागवान जतोई दुश्मनों से डरकर हवेली में छुप कर बैठे, ये उसे सेब नहीं देता। जागवान अपनी शॉल दुरुस्त करता उन्हें बिल्कुल खामोश करवा गया था। फैजान जतोई ने दिलशेर की जानिब देखा था, जो हमेशा की तरह इस वक्त भी स्याह घनी दाढ़ी और मूछों से अपना चेहरा छुपाए, स्याह मफरल को अपने गले में लपेटे, सर झुकाए खड़ा जागवान के अगले हुक्म का मुंतजिर था। जागवान के इशारा करते ही वो दोनों वहां से निकल गए थे। गार्ड्स की दो गाड़ियां पहले ही तैयार कर दी गई थीं। वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठे थे। जागवान हमेशा दिलशेर को अपने साथ ही एक गाड़ी में रखता था। उनकी 3 गाड़ियों का काफिला एक साथ हवेली से निकल गया था। ये खबर अब हवेली की तमाम खवातीन तक पहुंच चुकी थी कि सरदार सागवान जतोई अपने सर पे मंडलाते खतरे की परवाह किए बगैर खुद ही मौत से टकराने हवेली से निकल चुका है। जो सुनते अनायशा के दिल में लातादाद बेचैनियों ने घर कर लिया था। बाकी सबकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उन लोगों की गाड़ियां भी गांव की सरहद पार नहीं कर पाई थी जब एकदम चारों जानिब से उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी। उनके आदमी दुश्मनों को जवाबन मुंह तोड़ जवाब देने लगे थे। सागवान और दिलशेर भी अपने हथियार उठाए अपने जानी दुश्मनों पर वार कर रहे थे जब अचानक सागवान को अपने पीछे किसी के गिरने की आवाज़ आई थी। वो जैसे ही पलटा, सामने गिरे दिलशेर को देख उसके हाथ से गन छूट कर वहीं नीचे जा गिरी थी। दिलशेर! ज़ाफ़रान की पुकार पर ड्राइवर ने भी पलट के खून में लथपथ पड़े दिलशेर के बेजान वजूद की जानिब देखा था। ज़ाफ़रान ने उसका हाथ थामा था, मगर तब तक दिलशेर आंखें मूंदा एक जानिब लड़क गया था। शाम 4 बजे के करीब सरसान की बारात थी, मगर सुबह से उसके दिलो दिमाग पर अजीब सी घबराहट छाई हुई थी। अपनी कैफियत समझने से वो खुद भी कासिर थे। वो दिलशेर का ख्याल अपने दिल से निकाल कर सिर्फ अपने होने वाले शोहर के बारे में सोचना चाहती थी, जिससे कुछ देर बाद उसका निकाह होने वाला था। मगर वो कोशिश के बावजूद ऐसा कर पाने में खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उस बेवफा का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हटने को तैयार ही नहीं था। वो जब भी सैयद यज़दान शाह के बारे में सोचना चाहती, दिलशेर अपनी तमाम तर कुजदाइयों के साथ उसके सामने आन खड़ा होता था। ज़रजान अब पूरी तरह ज़िद छोड़ चुकी थी। कितनी दफ़ा तो वो अपने दिल के हाथों घबरा कर दिलशेर का नंबर भी डायल कर चुकी थी, मगर उसे हनूस बंद देख सरजान की बेचैनी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता जा रहा था। इस शादी से बचने के लिए वो बहुत हाथ पैर मारने के बाद अब बेबस सी बैठी थी। अपने दिल की बर्बादी पर उसका दिल कई बार भर आया था, लेकिन इस वक्त उसके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। जरजान, आ जाओ बाहर, मौलवी साहब निकाह के लिए आ चुके हैं। जरजान अपनी ही सोचों में अभी भी भीगी आंखों के साथ बेखुद सी बैठी थी जब भाभी ने अंदर आते उसे मौत की नवीद सुनाई थी। उसका निकाह अभी होना था जबकि बारात शाम को थी। सरजान के ऊपर रस्म के मुताबिक उसके ससुराल से आया लाल दुपट्टा डालते भाभी उसे उसकी बाकी कजन्स के साथ थामती बाहर ले आई थी, जहाँ उसके घर वालों के अलावा मेहरजान, यज़दान शाह और मौलवी साहब मौजूद थे। बड़े से लाल दुपट्टे में लिपटी जरजान का चेहरा बिल्कुल झुका हुआ था। वो फर्श पे निगाहें गाड़े खामोशी से चलती भाभी की निशानदेही पर सोफे पे आन बैठी थी। उसके बैठते ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया था। सरशान को निकाह के बोलों के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई थी। उसने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि वो दिलशेर के सिवा अपना आप किसी और के नाम लगाएगी, मगर अब उस पर, उसके दिल और जज्बात पर कोई और इंसान उससे भी ज़्यादा इख्तियार हासिल करने वाला था। सरजान की गोद आहिस्ता आहिस्ता उसके आंसुओं से भीगने लगी थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं, आस-पास क्या चल रहा है। जब अचानक भाभी के हाथ का दबाव अपने शाने पे महसूस करते जरशान होश की दुनिया में लौटी थी। जरशान कय्यूम वल कय्यूम खान, आपको बाहिवज 10 लाख हक महर सैयद यज़दान शाह वल सैयद रहमान शाह के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज सरशान को अपने कानों में पिघले हुए शीशे की मानिंद मालूम हुए थे, मगर उसके पास अपनी मौत के परवाने पर साइन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। सरशान ने मौलवी साहब के पूछने पर 3 बार कबूल है कहते सामने रखे निकाहनामे पर साइन कर दिए थे, जिसके कुछ लम्हों बाद ही उसे अपने इर्द गिर्द से मुबारकबाद का शोर बुलंद होता सुनाई दिया था। जरशान को लगा था वो किसी भी लम्हे बेहोश होकर गिर सकती है।
उसने भाभी का हाथ थामते उन्हें अंदर ले जाने का कहा था, जिस पर वो उसके कांपते ठंडे पड़ते वजूद से घबरा कर उसका हाथ थाम कर उसे उठाने लगी थी। उसी लम्हे उसके भाई का मोबाइल बजा था। वो दोनों वहीं से गुजर रही थीं जब भाभी के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सरजान की रूह फना कर गए थे। उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था। अभी मुझे मेरे एक आदमी ने इतला दी है कि सरदार साकवान जतोई पर दुश्मनों की जानिब से हमला किया गया है, जिसमें उनके बहुत ख़ास आदमी दिलशेर का कत्ल हो गया है, और सरदार साईं के बारे में अभी कोई खबर नहीं है। खबर इतनी बड़ी थी कि उसका भाई बेसाख्ता बता गया था, और इस खबर पर पूरे हॉल कमरे में सन्नाटा सा छा गया था, जिसको जरजान की चूड़ियों की खनक ने तोड़ा था। वो इस दर्दनाक खबर पर अपने हवाश पर करार न रख पाती, बेजान होते वजूद के साथ लड़खड़ाती जमीन बोस होने को थी, जब उसी पे नजरें घाड़े खड़े यजदान शाह ने जल्दी से आगे आते उसके नाजुक वजूद को अपनी आहनी बाहों में थामते उसे गिरने से बचा लिया था। अनायशा सागवान के जाने का सुनकर परेशान से अपने कमरे में दाखिल हुई थी, जब उसके कानों में जागवान के बजते मोबाइल की आवाज़ पड़ी थी। वो जल्दी से साइड से टेबल पर रखे जागवान के फ़ोन को उठाती, स्क्रीन पर चकमगाते अपनी मामा के नंबर को देख काफ़ी हैरान हुई थी। एक सेकंड की भी देर लगाए उसने जल्दी से कॉल रिसीव की थी। मामा, आप ठीक हैं? अनायशा उनकी इस तरह फ़ोन करने पर घबरा कर पूछने लगी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनायशा, मगर तुम्हारी हवेली में कुछ ठीक नहीं होने वाला। कुछ भी करके सरदार साईं को शहर जाने से रोक लो। तुम्हारे मामू उनकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। उनके कत्ल का प्लान बना चुके हैं। मैं कल से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर सरदार साईं मेरी कॉल ही पिक नहीं कर रहे थे। मिनाज बेगम की बात सुनकर अनायशा के हाथ लर्ज उठे थे। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पोंछ हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सागवान जतोई तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अनायशा उल्टे कदमों बाहर वापस की जानिब भागी थी, जब उसकी नज़र हॉल के कमरे से परेशान से निकलते असजद पे पड़ी थी। अनायशा का दिल लर्ज उठा था। वो कोई भी बुरी खबर सुनने के काबिल नहीं समझ पा रही थी खुद को। असजद, सरदार साईं कहाँ हैं? अनायशा को वहां आता देख असजद अपनी जगह रुक गया था। सरदारनी साईं वोस्टर से कोई जवाब नहीं बन पाया था, और ना ही सरदारनी का जर्द पड़ता चेहरा देख कुछ बता पाने के काबिल समझ पा रहा था खुद को। सरदार साईं की इजाज़त नहीं है किसी को कुछ भी बताने की। असद उसके गुस्से से वाकिफ था, इसलिए धीमे लहजे में बोलता वहां से जाने लगा था। खान हवेली वाले सरदार साईं को मारना चाहते हैं, प्लीज़ कुछ भी करके उन्हें रोक लो। अनायशा वहाँ आके खड़ी होती खवातीन की परवाह किए बगैर अशरत भी अपनी जानिब से बहुत बड़ा इंकिशाफ कर गई थी। उसे यहाँ किसी के अपने बारे में कुछ भी सोचने की परवाह नहीं थी। उसे इस वक्त फिक्र थी तो सिर्फ साकवान जदोई की। क्या बोल रही हो सरदारनी? अगर तुम्हें इस बारे में खबर थी तो क्यों जाने दिया सरदार साईं को? कहीं तुम्हें भी इस सब में मिली हुई तो नहीं? खान हवेली वालों के साथ